अगर आप उसकी डिटेल देखेंगे, जहन में है बेटा वो क्वेश्चन है आपके सामने जो हमने सॉल्व किया हुआ था, उसको सामने रखें। यस सर। इसका मतलब कि जो कैश अकाउंट होगा वो आपके पास सेम है। इसी तरह से जो कैपिटल का अकाउंट है बेटा वो भी सेम है। जो आपके पास बिल्डिंग का अकाउंट है वो भी सेम है। जो फर्नीचर का अकाउंट है उसमें भी कोई चेंज नहीं। बेटा बात को फॉलो करें, यहां तक चीजें सेम चलेंगी। हाँ, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में आपके पास इन्वेंट्री का अकाउंट नहीं बने। इन्वेंट्री की जगह आपके पास परचेजेस का अकाउंट बन जाएगा। अब परचेजेस अकाउंट में आपके पास जो फिगर अवेलेबल है वो क्या है उसको चेक कीजिएगा। सॉरी बेटा, स्पेशल जनरल करा रहे हैं बेटा बोले मुझे आपकी आवाज सही नहीं आ रही। नहीं, स्पेशल जर्नल नहीं करवा रहा, स्पेशल जनरल करवा रहे हैं। इसके बाद करवाऊंगा स्पेशल जर्नल। अभी वही जो क्वेश्चन था सेम जनरल वाला, उसमें हमने एक जनरल बनाया था जो परपेचुअल का था, एक जनरल हमने बनाया था जो पीरियोडिक का था। अभी हम पीरियोडिक वाला जो जनरल है उससे स्टेटमेंट की तरफ जा रहे हैं। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। यस सर। चलें, अब परचेजेस अकाउंट में मेरे पास कैश और 3 लाख की फिगर आ गई। यही 3 लाख की फिगर बस एक ही एंट्री है तो बैलेंस कैरेट ऑन में कन्वर्ट हो जाएगा। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। सर ये 3 लाख था या मतलब ये ज्यादा अमाउंट नहीं थी? 3 लाख थी बेटा, परचेजेस में 3 लाख थी। यस सर, 3 लाख था, 5 लाख की बेची थी। वो सेल में थी। कॉस्ट ऑफ सेल्स का अकाउंट ही नहीं बनेगा क्योंकि उसमें कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री ही नहीं है। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। बेटा ये बात समझ में आ रही है आपको? यस यस सर। सर। चीजें काउंट कर रिपीट कर देते हैं। बेटा मेरे ख्याल में आपने उसको पता नहीं नोट किया था या नहीं नोट किया था। अगर आप उस पिक्चर को देखेंगे तो 2 जर्नल साथ साथ बने हुए नजर आएंगे। एक में आपके पास आपका आप ये कह लें कि परपेचुअल के ऊपर कॉस्ट ऑफ सेल्स नजर आ रही होगी और इन्वेंट्री नजर आ रही होगी। दूसरे जर्नल के बीच में इन्वेंट्री की जगह परचेजेस लिखा हुआ होगा। बेटा बात को फॉलो करें। यस सर। और उसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स की नो एंट्री लिखी हुई होगी, वो नहीं होगी। बेटा ठीक है? यस सर। तो बेटा जब कॉस्ट ऑफ सेल्स की एंट्री ही नहीं है, उसकी एंट्री ही नहीं है हमारे पास, तो बेटा सादी सी बात यह है कि फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स का अकाउंट भी नहीं बनेगा। नहीं सर, क्वेश्चन ये था कि परचेज अकाउंट। हाँ बेटा, वो वाला क्वेश्चन कंटिन्यू होगा या नहीं वो खत्म हो गया। वो खत्म अब हो ये गया? नया, हाँ वो ये नया है। तो इस नए क्वेश्चन की स्टेटमेंट वगैरह किधर है? लास्ट क्लास में जो पहली क्लास थी उस वक्त जब जर्नल एंट्रीज कराई थी तो उन जर्नल एंट्रीज के बीच में मैंने आपको 2 जर्नल बना के दिए थे। यस सर। उनमें से जो दूसरा जर्नल था वो पीरियोडिक वाला था। यस सर। वो है इसकी स्टेटमेंट। अच्छा ठीक है सर, मिल गया सर। चलें जी, यहां तक बेटा बात समझ में आ गई। अच्छा, अब सेल का अकाउंट सेम है, सेल का अकाउंट भी कोई चेंज नहीं, यानी 5 अकाउंट हमारे पास सेम। इन्वेंट्री की जगह परचेजेस का अकाउंट।
बेटा मेरी बात को फॉलो करें, कॉस्ट ऑफ सेल्स का अकाउंट हेड बीच में से आएगा। अब जो ट्रायल बैलेंस मेरे पास बना हुआ नजर आएगा वो कुछ इस तरह सा होगा, ठीक है बेटा। ट्रायल बैलेंस जो अब ट्रायल बैलेंस आपके पास होगा बेटा, उसमें कैश अकाउंट में सेम अमाउंट 5,10,000, कैपिटल में सेम अमाउंट 4 लाख, आपकी बिल्डिंग में सेम अमाउंट 50,000, फर्नीचर में सेम अमाउंट 10,000, इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ सेल उड़ जाएगा, उसकी जगह पे फिगर क्या आ जाएगी, परचेजेस, और परचेजेस अकाउंट में आपके पास 3 लाख डेबिट बैलेंस, और सेल्स का सेम 5 लाख का क्रेडिट। बड़े बात समझ में आ गई? सर इसी के साथ दूसरे का भी सर ये ट्रायल बैलेंस बना दे सर। दूसरे का ट्रायल बैलेंस बना दो सर दोनों ट्रायल बैलेंस बना दे ताकि डिफरेंस सर क्लियर हो जाए सर। जो कल बनाया था आपने, कल भी सेम था, सिर्फ फर्क ये था कि जहां पे परचेज, अच्छा सैलरीज का अकाउंट 30,000। अब ये दोनों साइडों पे, अब कल वाले ट्रायल बैलेंस में उसमें फर्क ये था कि कल आपके पास ये सब सेम था, ये सेम, सिर्फ परचेजेस जगह पे वहां पे क्या लिखा हुआ था, अमाउंट सेम, ये भी सेम था, ये भी। बेटा बात समझ में आई? बेटा क्लियर है? तो सिर्फ टाइटल चेंज हो रहे हैं ना? हाँ, इसका मतलब ये है कि जब हम लोग, यहां ध्यान करो, जब हम लोग पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम बनाएंगे तो ट्रायल बैलेंस में परचेजेस नजर आएगी, और जब परपेचुअल सिस्टम के ऊपर जाएंगे तो ट्रायल बैलेंस में कॉस्ट ऑफ सेल्स नजर आएगी। पहला बेसिक डिफरेंस। इसका मतलब मुझे एग्जाम में क्वेश्चन को पहचानने के लिए मेरे लिए बड़ा आसान सा छोटा सा टोटका मिल गया कि अगर ट्रायल बैलेंस में कॉस्ट ऑफ सेल्स नजर आ रही है तो सिस्टम परपेचुअल हो सकता है, पीरियोडिक नहीं हो सकता। और अगर ट्रायल बैलेंस के बीच में परचेजेस नजर आ रही है तो सिस्टम पर पीरियोडिक हो सकता है, परपेचुअल नहीं। बेटा बात समझ में आ गई? बेटा एक बात क्लियर है या नहीं? यस सर। क्लियर है। हाँ, अगर परचेजेस है तो पीरियोडिक है, यानी बाकी चीजें तो बराबर हैं सारी, फर्क ही सिर्फ इधर है। बाकी तो सेम है सब कुछ, फर्क ही सिर्फ इधर है कि जब परपेचुअल था तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का लफ्ज नजर आ रहा था, और जब पीरियोडिक है तो परचेजेस नजर आ रहा है। तो भाई ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब बेटा अगली बात, यहां पे आपके पास आपका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि बनानी तो जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसमें मुझे सेल में से परचेजेस को नहीं माइनस करना। सेल में से मैंने बेटा जिसको माइनस करना है वो कॉस्ट ऑफ सेल। बेटा कॉस्ट ऑफ सेल तो माइनस हो सकती है, परचेजेस नहीं माइनस हो सकती। आप मेरी बात को बेटा फॉलो करें, मजा भाई, परचेजेस क्यों नहीं माइनस हो सकती? बाय डेफिनेशन, सुनो सुनो, बाय डेफिनेशन हमने ये बात बोली थी कि परचेजेस वो हैं जो गुड्स परचेज्ड फॉर सेल, परचेज फॉर सेल। आपने परचेज किया, पता नहीं बेचा या नहीं बेचा,
तो यहां पे हमें एक छोटी सी केयर करनी पड़ती है। वो केयर ये करनी पड़ती है कि आपने एक्सपेंस तो सारा बना लिया 3 लाख, यार कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्वेंट्री का कुछ पोर्शन अनसोल्ड हो। बेटे मेरी बात को अंडरस्टैंड करें। Yes, sir. हाँ, तो पहली बात मुझे क्या देखना पड़ेगा कि यहां पे इस चीज को जज करना पड़ेगा कि यार अनसोल्ड इन्वेंट्री किधर है। अच्छा, मजे की बात कि मेरा ट्रायल बैलेंस मुझे कुछ नहीं बता रहा कि इन्वेंट्री है या नहीं। जरा गौर से देखना कि परपेचुअल ने तुम्हें बड़ा क्लियरली बता दिया कि कॉस्ट ऑफ सेल तो है, इन्वेंट्री सारी बेच चुके हैं, इन्वेंट्री में कुछ नहीं। प्रोडक्ट इन्वेंट्री सिस्टम आपको यह नहीं बता रहा कि इन्वेंट्री कितने की है, वो तो इन्वेंट्री को मानता ही नहीं ना। वो तो कहता है यार चीज खरीदी है तो एसेट नहीं एक्सपेंस, बना लिया एक्सपेंस। अब सिर्फ एक कह रहा है कि यार मैं इस चीज को देखूं तो सही कि मेरे पास क्या कोई क्लोजिंग इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री कोई चीज पड़ी हुई है। अब इसका तरीकाकार ये होता है कि फिर हम अपने वेयर हाउस में जाते हैं, वेयर हाउस के बीच में जाके सामान देखते हैं यार कितनी की इन्वेंट्री मेरे पास पड़ी हुई है। उस इन्वेंट्री को मैं लिस्ट करता हूं, उसको मैं वैल्यू असाइन करता हूं, और फिर मैं ये कहता हूं कि यार ये वो इन्वेंट्री है जो बची हुई। बट मेरी बात को फॉलो करें, ये वो इन्वेंट्री है जो मेरे पास बची हुई है, तो इसका मतलब मैंने खरीदी तो थी लेकिन इतनी इन्वेंट्री बच गई है। इसका मतलब कि फिर ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, ये मेरा एसेट बन जाएगा। इसको परचेजेस के बीच में से माइनस कर लूंगा। जब माइनस करूंगा तो मुझे ये बात समझ में लगेगी, अच्छा यार ये वो परचेजेस हैं जो अनसोल्ड हैं, तो अनसोल्ड परचेजेस क्या बन जाती है, मेरी इन्वेंट्री। सर ये बात रिपीट करिए सर। मैं रिपीट सर ये कर स्टॉक नहीं होगा, ये स्टॉक नहीं होगा अनसोल्ड परचेजेस। बेटा स्टॉक इन्वेंट्री एक ही चीज है ना। बेटा बात समझ में आ रही है आपको? यस सर आ रही है। इसी के नाम है, इसको स्टॉक भी बोला जाता है, इसको इन्वेंट्री भी बोला जाता है, एक ही चीज। ठीक है, अब जरा अपने उस कॉन्सेप्ट के साथ इसको अलाइन करो जो आज तुमने पढ़ा है अक्रूवल वाला, उसमें भी एग्जैक्टली यही था। क्या एक्सपेंस तो तुमने बना लिया, क्या सारे का सारा एक्सपेंस है? हमने कहा नहीं, इसमें से 2,40,000 अभी तक एक्सपेंस नहीं हुआ। हमने कहा ये क्लोजिंग है, इसको निकाल दो इसमें से, जो बाकी बचेगा वो एक्सपेंस। एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट यहां पर है कि खरीदी तो 3 लाख की चीजें, बेच दी है सारी। हमने कहा नहीं यार 50,000 की बची पड़ी है। कहता निकाल लो, तो जो बाकी चीज होगी वो क्या बन जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स। और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होगा, एक्सपेंस। बिल्कुल वैसे हमने कहा 3,60,000 का रेंट पे किया था, उसमें से 1,20,000 एक्सपायर हुआ, 2,40,000 नहीं हुआ। हमने कहा 2,40,000 को माइनस करो ना इसमें से, बाकी जो बच जाएगा वो एक्सपेंस। बेटा क्लियर है ये बात? ठीक है। अच्छा, अब अच्छी बात ये थी कि पहला क्वेश्चन था, थोड़ा सा सिंपल रखना था, इसलिए मैंने क्लोजिंग स्टॉक छोड़ा ही नहीं, इसलिए मैंने क्लोजिंग स्टॉक को छोड़ा ही नहीं। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, ठीक है। अब यहां पे इस परचेजेस को कॉस्ट ऑफ सेल्स में कन्वर्ट करना है, तो बेटा स्टेटमेंट बनाने से पहले मुझे एक काम करना पड़ेगा, मुझे अपनी परचेजेस में से माइनस करना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक को या इन्वेंट्री। मैंने नाम इसको स्टॉक का दिया तो स्टॉक कर दूंगा, इन्वेंट्री का नाम दिया तो इन्वेंट्री। इन्वेंटोरी हमारे पास हमारे जो क्लोजिंग है माइनस कर लो यार, जो बाकी फिगर बचेगी बेटा वो क्या बन जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा अब अगली बात, यहां ध्यान करो, यहां ध्यान करो। अच्छा यार ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, जो इस दफा का क्लोजिंग स्टॉक है, ये अगली दफा का क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। तो फिर इसकी पूरी कैलकुलेशन कुछ यूं बनती है कि यार ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस
माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक, जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक। फिर बात समझ में आ रही? समझ आ रहा है नहीं आ रहा? सर ये ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस वाला क्वेश्चन ये जो बताया आपने इसे रिपीट कर देते हैं। दोबारा बोल यार। सर ये ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस ये जो आपने एक्स्ट्रा बताया इसको रिपीट कर दो सर। मैं रिपीट, यानी आप यूं समझे इसको, जरा लॉजिकली समझो। मेरा ना फ्रूट का ठेला है मेन, जो आपके पास ये जो जुमा बाजार लगता है, इतवार बाजार लगता है, उसके ऊपर ना आज सुबह जिस वक्त मैंने अपने पास अपने ठेले को ओपन किया तो पहले से मेरे पास 10,000 का सामान पड़ा हुआ था। मैं मेन मंडी में गया, वहां से जाके मैंने 2 लाख रुपए का सामान और खरीदा। इसका मतलब कि मेरे पास बेचने के लिए कितना सामान पड़ा हुआ है? 2,10,000। जो पहले से पड़ा वो भी, प्लस जो मैंने और परचेज किया वो भी, दोनों को ऐड। आज के दिन में जो सामान बेचा उसकी कॉस्ट क्या है, तो मैं ये देख लूंगा ना शाम के वक्त बचा हुआ स्टॉक कितना है। तो शाम के वक्त अगर 30,000 का स्टॉक बचा हुआ है तो इसका मतलब कि 10,000 का पहले से था, 2 लाख का स्टॉक खरीदा, टोटल अवेलेबल फॉर सेल कितना था? 2,10,000 का। उसमें से 30,000 का स्टॉक अभी भी अनसोल्ड है, तो 1,80,000 का स्टॉक बेच दिया ना, तो ये उस सेल की कॉस्ट ऑफ सेल। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। यस सर। और पुत्रों समझ आई है बात नहीं आई? आगे सर बात। यस सर। आगे अच्छा अब एक मजे की बात बताऊं, इस वाली जगह से तुम्हें रिवर्सल एंट्री समझ में आती है। वो कैसे? अभी तुमने क्या बनाया? एसेट। अगले पीरियड में क्या बना लोगे वापस? एक्सपेंस। एक्सपेंस में एक्सपेंस ऐड होता है। लेकिन सर वो एक्सपेंस सिर्फ पीरियोडिक सिस्टम के अंदर होगा ना? नहीं सही है, मैं आपको जो चीज समझाना चाहता था वो एक्रूअल प्रीपेमेंट, कि वहां पे क्लोजिंग एंट्री अक्सर लोगों को समझ नहीं आती यार, क्लोजिंग से रिवर्सल क्यों होता है? रिवर्सल इसलिए कि यार बना लिया ना एसेट, बनाना मजबूरी है। अब जब अगले पीरियड में जाऊंगा तो जो मैंने पिछले पीरियड के बीच में अपना क्लोजिंग स्टॉक लिया था, अगले पीरियड के पहले दिन ही मैं उसको उठा के किसमें कन्वर्ट कर दूंगा? वापस एक्सपेंस। यस सर। क्योंकि सिस्टम कौन सा है? वो जहां पे मैंने परचेजेस को एक्सपेंस बना। पीरियोडिक। यही वजह थी कि वहां पर भी हम क्या करते थे कि अगर हमने क्लोजिंग में प्रीपेड ले भी लिया अक्रूवल में, तो पहले दिन पे जाकर उसको वापस किसमें कन्वर्ट कर देते थे? एक्सपेंस। बेटा बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहां तक? बेटा तसल्ली है? सबको समझ आ गई बात? अच्छा अब इस क्वेश्चन में तो बात सिंपल है, पहला साल है, ना कोई ओपनिंग स्टॉक ना कोई क्लोजिंग स्टॉक, तो इसीलिए ये जो 3 लाख रुपए हैं ये बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? कॉस्ट ऑफ। ये 3 लाख रुपए किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा? कॉस्ट ऑफ सेल। हाँ भाई बात समझ में आई? नहीं है ना? वो यार मेरा अपना क्वेश्चन है ना, मैंने बनाया था ना, ठीक है, मैंने कुछ नहीं छोड़ा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को जब दोबारा बनाऊंगा तो फिर क्लोजिंग स्टॉक भी छोड़ूंगा। उसी का जब तीसरा क्वेश्चन आप बनाएंगे तो उसके बीच में यही क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक बनेगा, तो सीक्वेंस चलेगा। अभी अब छोटे छोटे से है ना, तो मैंने इसके बीच में ना कोई ओपनिंग स्टॉक रखा ना कोई क्लोजिंग स्टॉक रखा। तो पुत्र बात समझ में आ रही है? ठीक है। यस सर। तो इसके बीच में अब क्योंकि ना कोई ओपनिंग स्टॉक है ना कोई क्लोजिंग स्टॉक, तो फिर यही 3 लाख रुपए क्या बन जाएंगे बेटा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। मैं तुम्हें ये बात इसलिए दिखाना चाहता था कि तुम किसी इस वो जिसे कहते हैं ना कि रॉन्ग कॉन्सेप्ट पे ना चले जाओ कि परचेजेस ही हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स होती है। नहीं, इस क्वेश्चन में स्पेशली ये क्वेश्चन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड है इसके बीच में, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है नहीं है, इसलिए यही 3 लाख रुपए आपके पास आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स बेटा। ठीक है, ठीक हो सर अगर तो अगर यही कॉस्ट ऑफ हो तो सर एक लास्ट क्वेश्चन है सर। जी बेटा बोले। क्वेश्चन ये कि जो आपने ऊपर एक क्वेश्चन लिखी है ये ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक इसको अगर आप परचेजेस प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। हाँ बेटा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक जब हम करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल। यस सर, थैंक यू समझ हो गया बेटा? सर अगर परचेजेस रिटर्न हो तो फिर क्या करेंगे? बेटा परचेजेस रिटर्न अगर होंगी तो उसको हम इस परचेजेस में से माइनस कर लेंगे।
अगर कोई सेल्स रिटर्न होंगी तो हम उनको सेल्स में से माइनस कर लें। ठीक है बेटा, जी बेटा बात समझ में आ रही है? सर अगर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक सेम है तो परचेजेस में तो कोई चेंज, कॉस्ट ऑफ सेल्स में तो नहीं चेंज आएगा ना? जाहिर बात है, परचेजेस से कॉस्ट ऑफ सेल्स बनी। ठीक है, अब यहां तक बात समझ में आ गई। अब अगली बात सुनो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल सेम, 5 लाख की सेल, 3 लाख की कॉस्ट ऑफ सेल्स, 2 लाख का जीपी आ जाएगा, 30,000 बेटा किस में चला जाएगा? सैलरीज में, बाकी 1,70,000 का नेट प्रॉफिट। आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बिल्कुल सेम, कुछ चेंज नहीं। बेटा बात को अंडरस्टैंड करें, ठीक है बेटा, क्लियर होगी Yes, बात? sir. यस सर। भाई जितने लोग बैठे हुए हैं, जितने बेटा, ये मैं फिर बता रहा हूं, ये क्लास स्पेशली आप लोगों की क्यूरीज को हल करने के लिए है। तो इस क्लास में बैठने के बाद भी अगर क्यूरीज रहें तो फायदा नहीं। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही, मुझे रोको को नहीं सही, ये समझ नहीं, इसको दोबारा समझा। सर प्रॉफिट एंड लॉस वाला वो नहीं बनाएंगे इसमें? बेटा मैं दोबारा बोल देता हूं, जो कल आपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया था वो सेम इस केस में भी बनेगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स भी सेम है, सेल्स भी सेम है, सैलरी का एक्सपेंस भी सेम है, तो वही स्टेटमेंट रिपीट हो जाएगी, बने मतलब बनेगा, लेकिन क्योंकि आपने कल बनाया हुआ था इसलिए दोबारा नहीं बनवाया। ओके सर। ठीक है ठीक है बेटा, बोले बेटा। तो सर ये कि अब आपने इसको पीरियोडिक से किया है तो रिजल्ट भी वही है, तो ये पीरियोडिक और परपेचुअल की एंड गेम या एंड जो रिजल्ट है वो सेम है, सिर्फ जो नहीं। मेथड है वो बहुत डिफरेंट है। नहीं, परपेचुअल और पीरियोडिक के बीच में सेम रिजल्ट्स नहीं आते सर लेकिन यहाँ पर तो ट्रायल बैलेंस दोनों में 9 लाख आ रहा है। यार। इस क्वेश्चन के बीच में मैं आपको बता रहा हूं कि चीजों को बहुत सिंपल रखा गया है, जिसमें आपके पास आप ये कह लें कि आपकी चीजें जो हैं वो समझाने के लिए हैं। प्रैक्टिकली परपेचुअल और पीरियोडिक के बीच में रिजल्ट सेम नहीं आते। ओके सर। ठीक है, क्यों सेम नहीं आते वो बता देता हूं। देखो, जो सही इन्वेंट्री सिस्टम है वो परपेचुअल है। जैसे आज मैं क्लास में बात कर रहा था कि मुझे पसंद है डेफरल सिस्टम, क्योंकि असल सिस्टम तो वही है, अक्रूवल तो एक बीच में अमेंडमेंट है। इसी तरह से इन्वेंट्री का जो ओरिजिनल सिस्टम है ना बेटा, वो परपेचुअल है, और उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन उस वक्त होगी जब इन्वेंट्री का स्टैंडर्ड करेंगे। अब इन्वेंट्री का पूरा टॉपिक बाकी है बेटा, उसमें बड़ी डिटेल डिस्कशन। मेरी बात को बेटा फॉलो करें। दूसरी बात यह है कि जब कभी भी हम लोग अपने पास परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के ऊपर जाते हैं, फिर बेटा बात ऐसे नहीं होती। फिर ये होता है कि हमारे पास एक पूरा डिटेल रिकॉर्ड इन्वेंट्री का रखा जाता है, डिटेल रिकॉर्ड, इस तरीके से कि अगर कैंटीन वाला परपेचुअल सिस्टम के ऊपर अपनी इन्वेंट्री मेंटेन करे तो जानते उसको क्या करना पड़ेगा? उसको यूं करना पड़ेगा कि सबसे पहले उसको अपने इन्वेंट्री, जितनी भी इन्वेंट्री उसकी शॉप के अंदर पड़ी हुई है, एक एक इन्वेंट्री का सेपरेट नाम के साथ लिस्ट बनानी पड़ेगी, सेपरेट नाम कि यार ये लेस का वो फ्रेंच चीज का पैकेट है, ये 10 रुपए वाला पैकेट है, इसके कितने पैकेट तुम्हारे पास पड़े हुए हैं? इसके 15 पैकेट मेरे पास। ये कौन सा पैकेट है? ये फ्रेंच चीज का ही पैकेट है, लेकिन ये 30 रुपए वाला है, इसके कितने पैकेट तुम्हारे पास पड़े हुए हैं? इसके 5 पैकेट पड़े। ये कौन सा है जी? अब ये वेविस का पैकेट है, इसके इतने यूनिट्स मेरे पास पड़े हुए हैं। तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम इन्वेंट्री के एक एक आइटम का डिटेल रिकॉर्ड अपने पास बना, फिर जूं जूं सेल हो रही है वो सबसे पहले ये करता है कि जो आइटम आपने बेचा उसको इन्वेंट्री में से निकालता है और निकाल के किस में ले जाता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स में। ये मैंने बेचा कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये मैंने बेचा कॉस्ट ऑफ सेल्स। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करें। अब मैंने खाली आपको फ्रेंच चीज और वेविस का ही बताया, उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे अगर उसको परपेचुअल के ऊपर उसको रिकॉर्ड करना पड़े। देखो उसकी इन्वेंट्री में कितने आइटम्स हैं, तो अगर एक कैंटीन वाले की इन्वेंट्री में इतने आइटम है, तो जरा फार्मास्यूटिकल वाले मेडिकल की शॉप पे जाओ ना, और वहां पर देखो उसके पास कितने आपके पास इन्वेंट्री के आइटम है।
बेटा मेरी बात को, एक एक आइटम का अलग हिसाब। अब जिस वक्त वो अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड को देखता है तो बेटा एंड के ऊपर उसको ये बात बिल्कुल एग्जैक्टली पता होती है कि इतने आइटम थे, इतने आइटम और खरीदे थे, उनमें से इतने आइटम बेचे थे, अब इतने आइटम क्लोजिंग होने चाहिए। इसका बेटा लेदर से एक पूरा स्टोर लेजर कार्ड बनता है जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन डिटेल के साथ मेंटेन की जाती है। वो बनाएंगे स्टोर लेजर कार्ड, वो लेदर से है, वो इंशाल्लाह बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद जब ये सारा काम हो जाता है तो फिर बेटा एक आपको इन्वेंट्री का बैलेंस वो मिलता है जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड से मिलता है, और फिर हम फिजिकल चेक करते हैं। यार फिजिकल के साथ मैच करो, पता चलता है कि यार आपने ये 10 रुपए वाले पैकेट जो हैं पहले से 15 पड़े हुए थे, आपने 50 और खरीदे थे, इनमें से आपने 40 बेचे हैं तो 25 होने चाहिए ना। यार ये 25 की जगह आपके पास 10 क्यों है? आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करें, ये 25 की जगह 10 क्यों है? ये 15 पैकेट किधर गायब हो गए? हम ट्रैक डाउन करते हैं, हमें यह पता चलता है कि सर जब वो 50 पैकेट वाली इनवाइस हमारे पास आई थी उसमें से उसने हमें 35 पैकेट दिए थे, 15 पैकेट उसने अपने पास रख लिए, तो उसने कहा था अभी मेरे पास है नहीं है, जब मैं अगले फेरे में आऊंगा तो दे जाऊंगा। या ऐसी कोई बात नहीं है तो पता चले 15 पैकेट चोरी हो गए। सर अगर फ्रॉड किया हो? नहीं चोरी हो गए। चोरी कैसे हो गए? चोरी ऐसे हो गए कि फारूक भाई को पता चला कि यार ये जो आपके पास आपने जो ये रखी हुई है, स्टैंड रखा हुआ है, ये बिल्कुल उस खिड़की के साथ है। तो आप उधर बर्गर बनाने में, सैंडविच बनाने में मसरूफ होते हैं, पीछे आराम से एक स्टूडेंट आता है वो उठा के ले जाता है, उससे कहता है पैसे देने की क्या जरूरत है, जाने दो। आप मेरी बात को बेटा फॉलो करो। तो क्या कह रहे हो? अच्छा चलो, अब बेटा मेरी बात सुनो। अब इस तरह से जब ये चीजें परफॉर्म हो रही होती हैं तो आप वो दरवाजा बंद कर देते हैं जो आपके पास जहां से ये चीजें चल रही हैं, तो आपको एहसास हो जाता है यार ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका रैक करीब है। इसके रैक को ऐसी जगह पर रख दो जहां पे स्टूडेंट की अप्रोच ना हो, और वहां से मुझे ये भी पता चलता है कि बिस्किट भी करीबी पड़े हुए हैं, कप केक भी करीबी पड़े हुए हैं। आप कभी कोशिश कीजिएगा कि उस खिड़की से कोई चीज उठा सकें, आपको एहसास होगा अब नहीं उठा सके। उसने इस चीज को अपने पैरामीटर जो है उनको सिक्योर किया, अपने प्रीमिसेस को सिक्योर किया, जानता है इस चीज। अब आपको मजे की बात बताऊं, पीरियोडिक में इस चीज का हिसाब नहीं होता। क्यों? जितनी चीजें खरीदी थी आपने परचेजेस उठा के उसको एक्सपेंस बना दिया, इन्वेंट्री का कोई रिकॉर्ड ही नहीं मेंटेन किया। अब आपको ये नहीं पता कि इसमें इन्वेंट्री के 25 पैकेट होने चाहिए थे, आप तो खाली जाके फिजिकल काउंट करेंगे और देखेंगे अच्छा 10 पैकेट हैं, 10 की क्लोजिंग इन्वेंट्री। सर लेकिन हमारे पास एक्सपेंस का रिकॉर्ड तो होगा, कोई रिकॉर्ड नहीं होता सर। क्या इसका रिकॉर्ड रखना ही मुश्किल हो जाता है। अगर आप परपेचुअल का डिटेल रिकॉर्ड नहीं रख रहे, नहीं, उससे पूछ लो, पूछना कभी फारूक भाई से आज आपने लेस के कितने पैकेट बेचे, तो सिवाय उसको इसके अलावा उसके पास कोई हल नहीं है कि वो आपको ये बताए। हो सकता है ये भी ना बता सके क्योंकि उसको ये भी नहीं पता होगा कि ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी। आप मेरी बात को बेटा फॉलो करें। यस सर। हाँ, वो इस चीज का हिसाब रखेगा कि मैंने खरीदे कितने, उसमें मेरी कॉस्ट कितनी आई, पहले से जो चीज पड़ी थी उसमें कॉस्ट कितनी थी, अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस बनाना चाहता हूँ तो यार क्लोजिंग इन्वेंट्री लो, उसको इसमें से माइनस कर दो। अब वो है सही या नहीं है सही, अल्लाह पे कर जाना। तो जो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है ये कुछ सही मानों में आपके पास आप ये कहें कि इन्वेंट्री सिस्टम नहीं, ये तो एक मजबूरी है कि मैं क्यों, उसकी वजह। बेटा इधर सुनो, बात सुनो। तो फारूक भाई को क्या ये बात पता नहीं है छोटी मोटी चीजें चोरी होती हैं? अच्छा यार फिर इसको इन्वेंट्री का प्रॉपर स्टोर लेजर कार्ड बनाना है, बाकी काम करना है, तो यार उसके लिए ना मुझे ना चार्टर्ड अकाउंटेंट रखना पड़ेगा। नहीं मैं आपको सच बता रहा हूं, ये नॉर्मल आईकम बीकम वाले अकाउंटेंट को तो ये इस चीज के बारे में ज्यादा अंदाजा नहीं होता। मुझे प्रोफेशनल बंदा रखना। अच्छा चार्टर्ड अकाउंट रखना तो उसको मुझे दफ्तर भी देना पड़ेगा, वो तो इस कैंटीन में नहीं बैठेगा, फिर उसको सैलरी भी कुछ 5 लाख रुपए की देनी पड़ेगी।
एट द एंड फारूक भाई इस चीज पे राजी हो जाते हैं कि चल यार दफा कर, ये 150 का नुकसान बर्दाश्त कर ले, महीने में इतना ज्यादा सैलरी मैं उसको कैसे दूं। फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट आएगा, वो कहेगा जनाब मुझे ना सॉफ्टवेयर बना के दे इन्वेंटरी का, मैं को तुम्हारा गुलाम हूं, मैं इसको अपने हाथ से रिकॉर्ड करूं। तो कहता तो ठीक है, अब तो सॉफ्टवेयर के बीच में एंट्रियां हो, वहीं से सेल प्रोड्यूस हो, वहीं से सारा कुछ आपके पास प्रोसेस हो, ताकि इन्वेंटरी का बैलेंस अपडेटेड हो। तो वो फारूक भाई पूछेंगे भाई तुमने क्या करना है, अगर सारा काम सॉफ्टवेयर नहीं करना तो आप कहेंगे यार बात है, मैं तुम्हें ये बातें बता सकता हूँ, तो इसको बताने की कॉस्ट 5 लाख रुपए, वो दो। हाँ हाँ ये फैक्ट है। सर एक क्वेश्चन है सर। जी बेटा बोले। सर सॉरी टू इंटरप्ट सर, जो इन्वेंटरी में लॉस है वो ऑडिटर का काम नहीं है पकड़ना उसे? नहीं नहीं, ऑडिटर का काम लॉस पकड़ना नहीं होता, ठीक है। उसका काम सिर्फ ये होता है कि जो स्टेटमेंट्स बनी हुई है उसके ऊपर अपना ओपिनियन ड्रॉप करे। वो उसका कोई काम नहीं है कि वो लॉसेस पकड़ता फिरे या कुछ आपके पास फ्रॉड पकड़ता फिरे, कुछ नहीं। उसने कहा यार जो स्टेटमेंट बनी है ये सही है या नहीं है, बस इसके ऊपर बात करें, ठीक है। अब मैं आपको मजे की बात बताऊं, जब मैं शेल में था, ये 1999 की बात, उस वक्त हमने जो सॉफ्टवेयर अपनी इन्वेंटरी के लिए बनवाया था उसकी कॉस्ट थी $2 बिलियन। सर डॉलर या पाकिस्तानी रुपीस? $2 बिलियन जेडी ने बनाया था उस वक्त ये 1999 में $2 बिलियन का सॉफ्टवेयर बनवाया था हमने। जेडी ये आपके पास बड़ी मशहूर कंपनी थी, अब मुझे पता नहीं एग्जिस्ट करती है नहीं करती, उस जमाने में बड़ी टॉप क्लास कंपनी। उसका सर्वर थाईलैंड में लगा हुआ था। पाकिस्तान के बीच में हमारे जितने टर्मिनल्स थे वो उसके साथ लिंक्ड थे, और इतना कमाल सॉफ्टवेयर था कि मैं अपने ऑफिस में बैठ के पूरे पाकिस्तान के बीच में अपनी इन्वेंटरी हर पिन पॉइंट में मैं लोकेट कर सकता था कि किस वेयर हाउस में क्या पड़ा हुआ, काला चकाकू के डिपो में क्या पड़ा हुआ है, चकलाला डिपो में क्या पड़ा हुआ है, पेशावर डिपो में क्या पड़ा हुआ है, किमाड़ी कराची के अंदर आपके पास इस वक्त क्या स्टॉक अवेलेबल है, कहां पे मेरे पास अभी एक चीजें मौजूद है। उस जमाने में $2 बिलियन के ऊपर ये बना। मेरी बात को बेटा फॉलो करें। तो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम पे जाने के लिए आपको बड़ी हैवी कॉस्ट बर्दाश्त करनी पड़ती, और ये वही बर्दाश्त करता है जिसको ये बात पता होता है कि उसकी इन्वेंटरी के लॉसेस जो हैं वो इससे ज्यादा है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, मैं जब शेल में वो करता तो ऑडिट भी क्या करते थे, स्टॉक ऑडिट के बीच में आपकी सोच है, ये बिलियन शिलियन कुछ नहीं है शेल के लिए जो उनके लॉसेस होते थे। इस इन्वेंटरी सिस्टम से लॉसेस ने कंट्रोल नहीं होना था, सिर्फ इस इन्वेंटरी सिस्टम से हमने लॉसेस को लोकेट करना था ताकि अगले को गले से पकड़ सकें कि तेरे वेयर हाउस से चीजें चोरी हुई, स्टॉक की अवेलेबिलिटी हो सके, मेरे डीडीज के नंबर मुझे पहले मिल जाते। ये $2 बिलियन हमने महीनों में पूरा कर लिया, सिर्फ इस वजह से कि जो आपके पास आप ये कह लें कि जो हमें एक हफ्ता पहले डीडी के नंबर मिल जाते थे, हम एक हफ्ता पहले का इंटरेस्ट सेव कर लेते थे। आपकी सोच है, मतलब हम इससे हम कितना काम दिया करते थे। लेकिन अब ये उसी के लिए ना, फारूक भाई को कहो ना $2 बिलियन का सॉफ्टवेयर बनाए, कहां से बनवाए? आप मेरी बात को फॉलो करो, कहते भाई अल्लाह के हवाले मैं रह को थोड़ा सा और परे कर लूंगा, ये मेरे से काम नहीं होते। आप मेरी बात को बेटा फॉलो करें। इज इट क्लियर और नॉट? अच्छा बेटा ये बातें समझ में आ गई बेटा, क्लियर है? पहली बात, परपेचुअल और पीरियोडिक का रिजल्ट सेम नहीं होता, ठीक है। लेकिन आप स्टूडेंट लाइफ में है, चीजें आपको बड़ी सिंप्लीफाइड वर्जन में दी जाती हैं। प्रैक्टिकली बात बताइए, न्यूमेरिकली आपके पास चीजें सेम होना शुरू हो जाएंगी, कोई इशू, ठीक है। अब बेटा आगे आ जाए। अब नेक्स्ट लेवल पे आपके पास आप ये कह लें कि जब हम इसी से रिलेटेड अपने पास अपना काम करें तो जनरल तो हमने बना लिया, परपेचुअल पे बनाया, पीरियोडिक पे बनाया, बन गया। अब स्पेशल जर्नल। अच्छा, स्पेशल जर्नल्स में जो ये टॉपिक लेकर चल रहा है, इसके बीच में वो आपके पास आप ये कह लें कि परपेचुअल को नहीं कंसिडर करता। आपने देखो वहां पे परचेजेस का जर्नल है, वहां पे इन्वेंट्री का जर्नल नहीं है। तो आपके स्टडी टेक्स्ट में भी जो उसने आपको स्पेशल जर्नल्स में जिसको फॉलो किया है वो परपेचुअल नहीं है, वो पीरियोडिक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे
परपेचुअल पे इसको पूछ नहीं सकता, दोनों बनवा दूं। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, दोनों जर्नल बना लें, ठीक है। पहले पीरियोडिक पे बना लेते हैं जैसे हम बनाते भी आ रहे थे, फिर उसके बाद हम इसको किस पे लेके चले जाएंगे बेटा, परपेचुअल पे। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, कोई मसला तो नहीं। अच्छा अब जर्नल जो है बेटा, ये थोड़ी सी क्वांटिटी में अगर ट्रांजैक्शन हो तो उनको तो संभाल सकता है, लेकिन अगर ट्रांजैक्शन की क्वांटिटी बहुत बढ़ जाए, अगर ट्रांजैक्शन की क्वांटिटी बहुत बढ़ जाए तो बेटा फिर हमारे लिए इसको जर्नल के ऊपर इस चीज को संभालना हमारे बस से बाहर होता है। उसलिए आप ये कह लें कि फिर उस चीज को कैटर करने के लिए हमारे पास एक ही हाल होता है कि हम किसी तरीके से अपने पास इसमें अमेंडमेंट लेकर, तो बेसिकली जो स्पेशल, इसको रब कर सकता हूं बेटा, जो स्पेशल जर्नल्स हैं यस सर, वो मेरे जर्नल की, इसी जर्नल की डिवीजन है। मैं इसको डिवाइड कर, क्योंकि मेरे पास कुछ ट्रांजैक्शन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, सेल की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, परचेजेस की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। बेटा मेरे सारे लोग मेरी तरफ ध्यान करना है इस वक्त, सेल की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, परचेजेस की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, सेल रिटर्न, अगर सेल ज्यादा होगी तो फिर सेल रिटर्न भी ज्यादा होंगे, परचेजेस ज्यादा होगी तो परचेज रिटर्न भी ज्यादा होंगे, फिर सेल परचेज ज्यादा होगी तो कैश की रिसीट भी ज्यादा होगी, कैश की पेमेंट भी ज्यादा होगी। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, तो ओवरऑल यस सर, हमने इस एक जर्नल से अपने पास 6 जर्नल बनाए, एक सेल्स का। बेटा ये तो क्लियर है ना कि सेल जर्नल को सेल बुक भी बोल सकता हूं, यस सर, इसमें तो किसी को मसला नहीं है ना बेटा, बेटा ठीक है ये बात। अच्छा, इसी तरह से सेल्स रिटर्न का जर्नल भी बना लो, इसी तरीके से वो ये कहता है कि परचेजेस का जर्नल भी बना लो, जैसे परचेजेस का जर्नल वैसे परचेजेस रिटर्न का जर्नल भी बना लो। और जो आपके पास आपकी कैश रिसीट और कैश पेमेंट का अलग जर्नल बन सकता है, लेकिन आपको याद होगा हमने कहा इकट्ठा ही बनाओ यार, उसका नाम क्या दे दो, कैश। सो कैश बुक जर्नल भी था, और मैंने आपको बताया था ये उसी वक्त लेजर भी। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, अब सादा सा हमने बात की थी, हमने कहा जनाब जितनी भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन हैं वो सेल में, परचेज में, सेल रिटर्न में, परचेज रिटर्न में, जो कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी की सारी बेटा कहां आएंगी, कैश। और अब अगर कोई ट्रांजैक्शन सेल भी नहीं है, परचेजेस भी नहीं है, यानी क्रेडिट पर सेल भी नहीं है, क्रेडिट पे परचेजेस भी नहीं है, कैश पर सेल नहीं है, कैश पर परचेजेस नहीं है, कैश की रिसीट नहीं है, कैश की पेमेंट नहीं है, सेल्स रिटर्न नहीं है, परचेज रिटर्न नहीं है, तो फिर हम उसको कहां लेके चले जाएंगे, जनरल। बिल्कुल। बेटा मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? सर ये एक मिनट रिपीट करें जी बेटा क्या कह रहे हैं? सर, एक मिनट रिपीट करें सर, जो कि पीछे आपने बोला सर वो उसमें कन्वर्ट कर दीजिए। पहली बात, आपके पास जितनी भी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होंगी सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, सेल परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न जर्नल में जाएंगे। अगर कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगी तो बेटा उसने कहां जाना है, कैश बुक में, ठीक है बेटा। और अगर इन में से किसी जर्नल में हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते तो फिर उस ट्रांजैक्शन में कहां रिकॉर्ड होना है बेटा, जर्नल। सर उस किसी भी रिकॉर्ड होने की रीजन क्या हो सकती है सर? बेटा अभी आपके पास आगे ट्रांजैक्शन आती जाएंगी, तो जैसे आपके पास आप ये कह लेंगे डेप्रिसिएशन आ गई, अपने डेप्रिसिएशन ना परचेज है, ना सेल है, ना सेल रिटर्न है, ना परचेज रिटर्न है, ना कैश की पेमेंट है, ना कैश की रिसीट है, तो क्या करूं, छोड़ दूं उसको, रिकॉर्ड ना करूं? नो सर। तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए मेरी मजबूरी होगी कि इन 6 में से किसी जर्नल में वो नहीं आ रहा, तो फिर मैं उसको अलग से जर्नल में रिकॉर्ड करूं। तो मेरी बात फॉलो करें, जैसे मैंने किसी से पैसे लेने थे किसी से,
उसने मुझे पैसे नहीं दिए, बैड डेट्स हो गए। रिसीवेबल था, नहीं दे रहा पैसे, बैड डेट्स हो गए। अब बैड डेट्स बेटा ना सेल है, ना परचेजेस है, ना परचेज रिटर्न है, ना सेल रिटर्न है। अब बैड डेट्स में ये नहीं होता कि मैं उसको अपने पास से पैसे दे दूं यार 1000 रुपए और ले दे, ऐसा नहीं है। बैड डेट का मतलब है उसने जो पैसे मुझे देने थे नहीं दिए। आप कहां लिखो, मजबूरी है कि मुझे इसको जनरल में लिखना पड़े। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। तो इस तरह की बहुत सारी ट्रांजेक्शन आपके पास है। यस सर। अभी आपने अक्रूवल प्री पेमेंट की वो ट्रांजेक्शन की थी यार, पहले साल में तो 3,60,000 दे दिया था, चलो कैश बुक में आ गया। आगे जब तुम उसकी एडजस्टमेंट कर रहे हो, जिसमें तुमने रेंट के एक्सपेंस को डेबिट किया, प्रीपेड रेंट को क्रेडिट किया, या प्रीपेड रेंट को डेबिट किया, रेंट के एक्सपेंस को क्रेडिट किया, अब मुझे बताओ ये क्या है? कैश की पेमेंट है, कैश की रिसीट है, सेल है, परचेज है, क्या है? इसका मतलब कि मेरी मजबूरी क्या होगी कि मुझे कहां जाना पड़ेगा? जनरल। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, ठीक है? इज इट क्लियर और नॉट? चलें अब आगे चलें, अब यहां देखिएगा प्लीज बोर्ड पे। अच्छा, अब इस सवाल में अगर आप देखेंगे तो पहला सवाल है बहुत सादा सा, इसमें ना कोई आपके पास आप ये एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर एक चीज क्लियर कर दें कि अगर सेल्स हमारी कैश पे होंगी तो हम उनको कैश रिसीट में ऐड करेंगे, और अगर क्रेडिट पे होंगी तो फिर सेल्स जर्नल में ऐड करेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली यही ओके हो। सर। अब ना सर यहाँ आप सर आपने सब ट्रांजैक्शंस की बात की है ना, ट्रांजैक्शन में सब चीजें आ जाती हैं। सारी ट्रांजैक्शन जो आपके पास आपकी कैश वाली, चाहे वो रिसीट हो चाहे वो पेमेंट हो, कैश सेल्स को भी हम कैश बुक में इसलिए लिख रहे हैं, वो कैश की रिसीट है। बेटा बात को फॉलो करें, चलें आगे चलें। अगर आपके पास क्रेडिट वाली सेल्स रिटर्न होंगी तो वो सेल्स जर्नल में, अगर कैश वाली सेल्स रिटर्न होंगी और हमें कैश देनी पड़ेगी तो कैश बुक में। अच्छा भाई यहां से आगे चलूं बेटा? यस सर। अब यहां देखिएगा, अब अपनी सारी ट्रांजैक्शन अपने सामने रख लो। अब यहां पे ना सेल का जर्नल बनेगा, ना परचेज का जर्नल बनेगा, ना सेल रिटर्न का जर्नल बनेगा, ना परचेज रिटर्न का जर्नल बनेगा। वजह क्योंकि इसमें कोई ट्रांजैक्शन ऐसी नहीं है जो क्रेडिट पर सेल हो, क्रेडिट पे परचेजेस हो, क्रेडिट वाली सेल रिटर्न हुई हो, या क्रेडिट वाली परचेज रिटर्न हुई हो। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? जो अभी हमने क्वेश्चन देखा है जिसको हम लोग कर रहे हैं, बेटा क्लियर है ये बात? उसमें सिर्फ एक ही जर्नल बनेगा, कैश बुक। कैश बुक के अलावा और कोई जर्नल है ही नहीं। मेरी बात को बेटा फॉलो करें, ठीक है? अच्छा भाई इसको रब कर दूं, इसको रब कर दूं बेटा। अब आप यहां देखिएगा, आपको याद होगा कि कैश बुक सिंगल कॉलम भी बन सकती है, डबल कॉलम भी बन सकती है, 3 कॉलम भी बन सकती है। उस ध्यान में है या नहीं? मैंने इसीलिए आप लोगों को ये रिक्वेस्ट की हुई थी कि खुदारा वो जो क्लासेस है उनको मत छोड़ना। आप इन चीजों को यहाँ पे क्लियर करेंगे, वो सब कुछ खुद ब खुद क्लियर हो जाए। मेरी बात को बेटा फॉलो करें, ठीक है? अब क्योंकि यहाँ पर उसने इस चीज को डिफाइन नहीं किया कि कैश की ट्रांजैक्शन है, बैंक की ट्रांजैक्शन है, इसलिए छोड़ो इस चीज को, हम ऊपर क्या लिख देंगे? अमाउंट। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, ठीक है? अब यहां देखिए, क्योंकि बिजनेस भी नया शुरू हुआ है इसलिए कोई ब्रॉड डाउन बैलेंस भी नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही? ठीक है? अब बेटा यहां आ जाए, आपकी कैश बुक, कैश बुक। बेटा पहली ट्रांजैक्शन बताओ, पहली ट्रांजैक्शन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 4 लाख, 4 लाख रुपए की कैश से बिजनेस को शुरू किया, ऐसे ही बेटा? तो रिसीट है या पेमेंट है यस बेटा? सर। रिसीट है। रिसीट तो आपने पहले ट्रांजैक्शन में यहां पे कैपिटल लिखा, कितने का बेटा कैपिटल? 4 लाख। दूसरी ट्रांजैक्शन में आपने बिल्डिंग खरीदी किस पर बेटा? कैश पे। कितने की बिल्डिंग खरीदी बेटा? 50,000।
तीसरी ट्रांजैक्शन में आपने फर्नीचर खरीदा, कितने का बेटा? 10,000 का। चौथी ट्रांजैक्शन में आपने परचेजेस की, खबरदार इन्वेंट्री ना लिखना भी, क्योंकि हम किस पे चल रहे हैं? पीरियोडिक पे। तो जब पीरियोडिक पे चलेंगे तो फिर इन्वेंट्री नहीं लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? परचेजेस। ये बात समझ में आ गई? तो 3 लाख की परचेजेस की। पांचवी एंट्री में हमने इसको सेल किया, कितने में सेल किया? 5 लाख। छठी एंट्री में मैंने सैलरीज पे की, 30 लाख। ये बात समझ में आ गई? सर फिफ्थ जो है वो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है? क्या बेटा? फिफ्थ कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है? बोलो क्या एंट्री है बेटा फिफ्थ वाली? कॉन्ट्रा एंट्री सर। कॉन्ट्रा एंट्री। बेटा फिफ्थ एंट्री बोलो ना। Sold goods costing rupees 3 lakh 4-5 lakh on cash. ठीक हो गया। तो पहली बात आप इस चीज को देखिएगा, मैंने आपको बताया था जब पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में जाएंगे तो कॉस्टिंग का लफ्ज नहीं होगा। गुड्स सोल्ड फॉर 5 लाख ऑन कैश। अब इसमें कॉन्ट्रा किधर से आ गया बेटा? तुम्हारे ध्यान में क्यों यह ख्याल है कि इसमें कॉन्ट्रा है, वो मुझे बताओ बेटा। सर कॉन्ट्रा तब आता है जब एक वक्त में दो एक्शन परफॉर्म हो रहे हो। नहीं यार, कॉन्ट्रा ये नहीं होता कि एक वक्त में 2 एक्शन परफॉर्म हो रहे हो। कॉन्ट्रा ये होता है कि एक वक्त में आपके पास आपका सेम तरफ आपके पास आप ये कहेंगे एक तरफ वो डेबिट भी सेम आ रहा हो, क्रेडिट भी सेम आ रहा हो, सेम चीज चल रही हो। सर कहने का यही मतलब। जी बेटा जो बोल रही थी कॉन्ट्रा एंट्री वाला, मुझे बोलो ना बेटा कैसे आपके ध्यान में ये बात आई? ओ बेटा मुझसे डरो नहीं, मुझे बताओ कैसे ध्यान में आई ताकि मैं इसको क्लियर करूं, वरना फिर ये मसला पड़ जाएगा। पता नहीं सर, लेकिन आ गई। गलती से सर। अच्छा पहली बात बेटा ये कॉन्ट्रा नहीं है, ठीक है? पहली बात ये कॉन्ट्रा नहीं है बेटा। कॉन्ट्रा वो होता है कि जब आपने, ये कैश बुक से रिलेटेड कॉन्ट्रा वो होता है बेटा जब आपने अपने ऑफिस वाली कैश को बैंक में जमा कराया हो या बैंक वाली कैश को ऑफिस में जमा करवाया लेके आए हो। तो बेटा इसमें से तो आपके पास ऐसे कोई ट्रांजेक्शन है, ये तो सादी सी सेल है, 5 लाख रुपए की कैश सेल है, ठीक है बेटा? यस सर, ठीक है। चलें इधर देखें, यहां ध्यान करें सारे लोग। आपने जब कैश बुक बना ली, अब आपको एक मजे की बात बताऊं, हमने कोई जर्नल नहीं बना क्योंकि इटसेल्फ ये जर्नल है और इस वक्त कोई ट्रांजैक्शन और है ही नहीं। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। क्यों इसको स्पेशल जर्नल और स्पेशल लेजर बोला जाता है? जरा गौर से जाके देखो, कैश का अकाउंट जो तुमने बनाया हुआ सेम है, सेम कैश का अकाउंट है जो आपके पास बना हुआ है। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? और वही बैलेंस आ जाएगा आपके पास 5,10,000। तो बेटा कैश बुक ने एक वक्त में दोनों पर्पस पूरे कर दिए। इसने बेटा अपने अंदर आप ये कह लें कि रिकॉर्डिंग भी कर ली और अपना लेजर भी बना लिया, अपना लेजर कैश का। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। तो बाकी लेजर तो बाकी है ना, और तो कोई लेजर नहीं बना हुआ। अब जर्नल से हमें लेजर पे जाना है तो जर्नल तो बन गया। ये मजा है स्पेशल जर्नल्स में। आप देखिए कि 2 मिनट के बीच में आपने पूरा जर्नल बना दिया। वहां पे आपके पास आपको जर्नल में ये सारी एंट्रीज अपने सोर्स पे रिकॉर्ड करनी पड़ती। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, क्लियर होगी बात? अब आगे आ जाओ। अच्छा यार कैश का लेजर तो बन गया, लेकिन इस जर्नल में कैपिटल भी है, सेल्स भी है, बिल्डिंग भी है, फर्नीचर भी है, परचेजेस भी है, सैलरीज भी है। यार ये 6 लेजर और भी तो हैं, इनको क्या करूं? कहते सादी सी बात बना लो यार। अब यहां देखो, इधर बेटा बोर्ड पर देखो, आपके पास यहां पे जो जो अकाउंट हेड लिखे हुए हैं
उनका अकाउंट बना लो, कैपिटल का अकाउंट बना लो बेटा। अभी इसके अंदर लिखना कुछ नहीं। इसी तरीके से सेल्स का अकाउंट बना लो, इसी तरीके से अपने पास बिल्डिंग का अकाउंट बना लो, ऐसे ही अपने पास फर्नीचर का अकाउंट बना लो। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? परचेजेस का अकाउंट बना लो, सैलरीज का अकाउंट बना लो, ठीक है पुत्रों। इसमें मैंने पोस्टिंग नहीं की, खाली कैश बुक में जो जो अकाउंट थे वो मैंने अपने पास बना दिए। अब पोस्टिंग बड़ी आसान। आप ये देखें कि यहां पर ये कैपिटल क्या हुआ था बेटा, डेबिट, तो ईच डेबिट शुड हैव इक्वल क्रेडिट। इसका मतलब ये अपने अकाउंट में आके किस तरफ आ जाएगा, क्रेडिट साइड। सेल्स यहां पे क्या हो रहा है बेटा, डेबिट, तो अपने अकाउंट में किस तरफ आ जाएगा बेटा, डेबिट से खत्म हो। बिल्डिंग क्या हो रहा है, इनकम आ जाती है। सॉरी बेटा, सेल्स इनकम होंगी ना सर? हाँ सेल्स इनकम ही है ना, इसलिए इनकम जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, कैपिटल जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, ठीक है। बिल्डिंग वहां पे क्रेडिट है बेटा, अपने अकाउंट में क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट। फर्नीचर इधर क्रेडिट है, इधर क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट। परचेजेस इधर क्रेडिट है, यहां क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट। सर जी बेटा, तो इसका मतलब ये है कि हम पहले कैश बुक बना लें फिर सब बन जाएगी, हाँ जो बाकी दूसरी है वो ना बने, पहले से बनाए। हाँ हाँ ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक ऐसा। है। आप ये बात समझ रहे हैं? आप देखिए कि उधर से लेजर बनाना कितना मुश्किल है, इस जगह पे लेजर्स को डिफाइन करना कितना आसान है। बेटा मेरी तरफ सारे लोग ध्यान करें, सारे लोग मेरी तरफ ध्यान करें। यस सर। तो आप देखिएगा कि दोनों एंड के ऊपर आपके लेजर्स का बनना, उधर जर्नल से लेजर बनाना मुश्किल वहां पर भी नहीं था, लेकिन वहां पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, यहां पे तो बड़ा सादा सा काम है यार। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, और जो 4 जर्नल दूसरे हैं वो तो वैसे भी बादशाह हैं, उनमें तो मसला ही नहीं, उसका तो टोटल उठाना है, टोटल उठा के उसके अकाउंट में घुसेड़ देना। आप मेरी बात को बेटा फॉलो करें, तो इंशाल्लाह जब हम सेल परचेज जर्नल बनाएंगे तो आपको नजर आएगा पोस्टिंग तो वहां से भी बहुत आसान है। आपको ये बात क्लियर है या नहीं? क्वेश्चन खत्म हो गया, आगे लेजर का ट्रायल बैलेंस वैसे ही सर ये बेटा। सर ये जो कैश बुक हमने बनाई है इसमें जो हमने मतलब वैल्यूज पुट की हैं, इनका क्राइटेरिया ये है कि जो मतलब अमाउंट हमारे पास बिजनेस में आ रही है उसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे, और जो मतलब जैसे बिल्डिंग है जो हम पे कर रहे हैं तो उसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। हाँ तो बिल्कुल सही बोल रही है, बड़ी समझदार होगी है माशाल्लाह, बहुत अच्छे बेटा, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट, ठीक बिल्कुल एग्जैक्टली। अब बेटा इधर देखो, यहाँ देखो, एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट है। अगर कैश की रिसीट है तो डेबिट साइड पे लिख दो, अगर कैश की पेमेंट है तो क्रेडिट साइड पे लिख दो, सिंगल कॉलम है ना तो डबल कॉलम बना लेना। अगर रिसीट बैंक में आ रही है तो बैंक के कॉलम में लिख देना, अगर रिसीट कैश में आ रही है तो कैश के कॉलम में लिख देना, अगर पेमेंट आपने कैश से की है तो कैश के कॉलम में लिख दो, अगर पेमेंट बाय चेक की है तो बैंक के कॉलम में लिख दो। जी सर। तो स्पेशल जर्नल आसानी के लिए है, आपको मुश्किल में डालने के लिए नहीं है। बेटा समझ आ गई बात? ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर। जवाब उत्तर समझ आया? पक्की बात है? अच्छा भाई, अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई, आप यकीन करें बुक ऑफ प्राइम एंट्री आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाए, उसको जाके इसके क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, आपको हैरत होगी कि इतने आसान क्वेश्चन,
ठीक है, ओए जो पीछे दो बैठे हुए हो, एक उठो बीच में से, मेरे पास आ जाओ, आगे बैठो जरा, जो सेंटर वाला वो उठ जाए यार, सबसे मना से, यही मुझे मजलूम लग रहा था अभी। बैठो इधर, किचन में, ओए उधर बैठ पीछे। अच्छा, असल में ना जब आप लोग जब क्लास में बैठते हैं ना बेटा, क्लास में, फिजिकल क्लास में, कोशिश किया करें कि उन लोगों के साथ मत बैठे जिनके साथ आपको बहुत ज्यादा मोहब्बत है। होता ही है कि जब हम आपस में बैठते हैं ना तो फिर हमारा दिल करता है बातें करने का, और एक दफा जब आपकी कंसंट्रेशन लूज हो जाती है ना बेटा, तो फिर असल में इस वक्त क्यों आपको मैंने वहां से उठाया, उसकी वजह है कि कंसंट्रेशन आपकी लूज हो सकता है आप अपनी पढ़ाई के ऊपर ही कोई डिस्कशन करें, लेकिन प्रॉब्लम यह था कि अगर आपके पास, अब मुझे नहीं पता कि आप पढ़ने के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, आपस में कोई गपशप लगा रहे हैं, तो एक दफा अगर आपके पास इस क्लास से भी आपके पास ये चीज निकल गई ना बेटा, आगे फिर रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये हमारे लिए क्रिटिकल क्लास है बेटा। आपको क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात क्लियर है बेटा? उसके बाद आपने ट्रायल बैलेंस बनाना है, और ट्रायल बैलेंस से आगे तो चीज वही चलेगी। बेटा वही स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वो तो वही चलेगा जैसे हम पहले बना रहे थे, आज जैसे हमने शुरू में बात की, कल जैसे हमने बनाया था, एग्जैक्टली वही है, उसमें कोई चेंज नहीं। इसका मतलब कि ये तो रिकॉर्डिंग के लिए, रिकॉर्डिंग से पोस्टिंग के लिए, पोस्टिंग के बाद वाला काम तो सेम है। अब आप अपनी रिकॉर्डिंग चाहे जनरल जर्नल से करें तब आपकी मर्जी, आप स्पेशल जर्नल से करें तब आपकी मर्जी, एंड पर कंक्लूजन ट्रायल बैलेंस ही है। और ट्रायल बैलेंस को आपने यूज कैसे करना है बेटा, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बेटा ये बात समझ में आ गई? अच्छा आप सुनो, ये नॉर्मल क्लास में नहीं हुआ, रेगुलर क्लास में हमने ये काम नहीं किया हुआ, हम इसको रिवीजन क्लास के बीच में बहुत एक्सपेंड करेंगे इंशाल्लाह। एक्चुअली आपके पास आपके एग्जामिनर की ना साइकी है कुछ थोड़ी सी, वो ना आपके पास बहुत आसान क्वेश्चन देता है, लेकिन ऐसे एरिया से पिक करता है जिसको स्टूडेंट इग्नोर करता है। इसमें गलती उसकी नहीं है, इसमें गलती हमारी होती है। सर उसने हमें, मौजूद है, सॉरी बेटा, सर बुक पे टॉपिक मौजूद है नहीं, तो यार स्पेशल जनरल का टॉपिक है ना, अभी जो करने के लिए जा रहा हूं वो नहीं है बुक में। सर क्या वजह है? ठीक है, तो करते हैं ना, वो चीजें चलती हैं। अब वो अब मुझे अब ये कहेंगे, थोड़ी सी शर्म भी आ रही है, मैं अपने ज्यादा बिजी हो गया था, आई क्या लोग ने मुझे कॉल की भी, तो मुझे उनका एक मैसेज आया था, इमरान साहब आप कह रहे थे कि वो चीजें सेट नहीं है, तो उनको सेट कैसे करना है मैं बताया, हम सेट करें। मैंने मुड़ के जवाब ही नहीं दिया उसको। अब वो थोड़ा सा इशू आ जाता है कि मैं दोबारा उसके साथ बात करूंगा, जो आपके पास आपकी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट और ये लोग, उनके साथ दोबारा डिस्कशन करूंगा कि यार ये था मेरा प्रपोजल, ये कि इसको ऐसे करो ताकि ये चीजें आपके पास अलाइनमेंट में जा सके। ठीक है, तो वो आपके पास अभी है कि मैं तो आपकी रिवीजन क्लास से फ्री हो जाओ ना, तो फिर इसके लिए मेल ड्राफ्ट करके उनको भेजूंगा सर ये एरियाज हैं, इनको थोड़ा सा एक्यूरेट कर दें। अच्छा, अगर यही स्पेशल जर्नल हम लोगों ने बनाने होते बेटा, वो वाले आपके पास आप ये कह लें कि परपेचुअल के अंदर फर्क सिर्फ इतना आ जाता कि जहां पे मैंने परचेजेस लिखा है वहां पे मैं क्या लिख, नहीं इन्वेंट्री, जहां पे मैंने परचेजेस लिखा है बेटा वहां पे क्या लिखता था, इन्वेंट्री। अपनी बात को बेटा समझ रहे हो? yes, यानी पूरा सेम टॉपिक चलता, सिर्फ परचेजेस लिखा पे क्या आ जाता बेटा, इन्वेंट्री। इसका मतलब कि परचेजेस का अकाउंट हेड रिप्लेस हो जाता है, बाकी चेंज तो कुछ ना आता, लेकिन एक छोटा सा मसला, छोटा सा मसला ये था कि बाकी तो सब ठीक हो गया। आपको याद होगा कि आपकी परपेचुअल वाले के बीच में 5th ए एंट्री मैंने लिखी थी, जो कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट हुई थी, इन्वेंट्री क्रेडिट हुई थी। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट हुई थी और इन्वेंट्री क्रेडिट हुई थी। अब एक बात बताओ, कॉस्ट ऑफ सेल्स, चलो सेल होना तो सेल जर्नल या कैश बुक, कैश की रिसीट, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या एक्सपेंसेस है? तो एक्सपेंस कहां लिखूं, परचेजेस में लिखूं, सेल्स में लिखूं, परचेज रिटर्न में लिखूं, सेल रिटर्न में लिखूं, कॉस्ट ये आपके पास कैश बुक में लिखूं? आप देखिएगा कहीं नहीं लिखूं, जनरल में लिखेंगे सर। अगर कैश से सॉरी बेटा, बेटा जो हमने कैश सेल्स की है ना, वो सेल्स के तौर पे,
कॉस्ट ऑफ सेल्स की कोई एंट्री नहीं, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को फिर मुझे पूरी एंट्री को किस में बनाना पड़ता, जनरल। और क्या लिखता बेटा, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री। उत्तर बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है ये बात। क्यों जनरल जनरल? क्योंकि मैं इसको और किसी का इन 6 जनरल में कहीं लिख ही नहीं सकता इसको, तो मेरी मजबूरी है कि मैं इसको कहां लिखूंगा, जनरल। जब मैं इसको जनरल जनरल में लिखूंगा तो एक बात है, स्पेशल जनरल से तो पोस्टिंग कर ली और कोई जनरल नहीं है, लेकिन जनरल जनरल तो है ना, पोस्टिंग यहां से भी करनी है। तो बेटा इन्वेंट्री का अकाउंट तो बना हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, तो जैसे मैं इन्वेंट्री का अकाउंट बनाऊंगा, ये 3 लाख रुपए इसकी क्रेडिट पे चले जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? सर जो 3 लाख रुपए डेबिट पे थे वो उसी जगह रहेंगे? नहीं, ये इन्वेंट्री की वजह से आए, क्योंकि यहाँ पे इन्वेंट्री लिखा हुआ, तो यहाँ पे इन्वेंट्री आपके पास क्रेडिट हुआ तो अपने अकाउंट में डेबिट होगा। ठीक है। सर एक दफा रिपीट कर दें। सर अभी समझने के लिए जी बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? सर ये परचेजेस में दोनों साइड्स पे 3 लाख किस तरह से, ये दोबारा एक्सप्लेन करें सर, 1 मिनट। मैं समझा। पहली बात, अब परपेचुअल में यहाँ पे परचेजेस नहीं लिखा होगा, यहाँ पे क्या लिखा होगा बेटा, इन्वेंट्री। अब समझ आ गया। ठीक है, और फिर यहाँ पर भी परचेजेस नहीं लिखा होगा, यहाँ पे क्या लिखा होगा, इन्वेंट्री। अब ये इन्वेंट्री आपके पास यहाँ पे डेबिट हुई, ठीक है, 3 लाख से इन्वेंट्री क्रेडिट भी हो रही है तो 0 पे चला गया, लेकिन एक और नया अकाउंट हेड वजूद में आ गया जिसका नाम क्या बेटा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में ये अमाउंट डेबिट हुई, किसका बेटा, कब का, पीरियोडिक में नहीं, परपेचुअल में होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही? ये बात क्लियर है बेटा? सर इससे तो 3 लाख डेबिट होगा ना, जो 3 लाख क्रेडिट हुए वो क्यों हुआ सर इन्वेंट्री? तब वो इन्वेंट्री खत्म हुई है ना, जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है उसको आपने क्रेडिट में लिख दिया, डेबिट में लिखा ना यार, डेबिट नहीं, ऊपर जो इन्वेंट्री वाला टी अकाउंट है उसकी बात कर रहा हूं। उसको मैंने 3 लाख क्रेडिट कर दिया ताकि वो इन्वेंट्री जो आई थी वो हमने बेच दी। अच्छा ठीक है, जो बेचने की कॉस्ट है उसको इन्वेंट्री बेचने का बता दिया। ठीक है सर, समझ आ गया। हाँ बेटा ये बात यहाँ तक समझ आ गई? बेटा ये मुझे बताएं, ये टॉपिक यहाँ तक क्लियर हो गया है? Yes, आप मुझे सर बताएं। जब अलग से हम लोग बोले पहले बेटा। परचेसेस का बनाया था ना, तो अभी इन्वेंट्री का बनाया है, तो अगर इन्वेंट्री का अकाउंट बनाएंगे तो फिर वहाँ पे जो परचेजेस की वैल्यू जो हमने डेबिट साइड पे लिखी हुई है वो वैसे ही लिखी रहेगी? नहीं बेटा, फिर आपके पास यहाँ पे परचेजेस नहीं आएगी, फिर उसकी जगह पे आपके पास आपका इन्वेंट्री का अकाउंट हेड आएगा। तो सिर्फ एक साइड पे अमाउंट लिखेंगे ना, मैं बस सेव कंफर्म कर रही हूँ। हाँ बेटा, तो क्रेडिट साइड पे। हाँ बेटा ठीक है जी बेटा। और कोई बात? जनरल चैनल क्यों बनाया है क्वेश्चन में? सॉरी बेटा, जनरल चैनल बेटा जनरल इसलिए बनाया कि कॉस्ट ऑफ सेल्स की एंट्री कोई 6 में से कोई एक जनरल भी रिकॉर्ड नहीं कर सकता। सर इसकी सेकंड एंट्री कैश बुक में आएगी ना फिर? जी बेटा बोलें। सर इसी कॉस्ट ऑफ सेल की जो सेकंड एंट्री है
अहमद पहले उसको बोलने दो जो पहले क्वेश्चन कर रहा था। तो सर वो आपने टी में क्यों बना कर डाला है? टी इसमें बुक बेटा में क्यों डाला? सर जो ये कॉस्ट ऑफ सेल है ये आपने टी बुक में क्यों डाली है सर? लेजर में इधर आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स क्यों बनाया? यस सर। बेटा इसलिए बनाया कि ये अकाउंट हेड यहाँ पे अब जनरल में क्रिएट हो गया। बात समझ में आ रही है? हर वो हाँ, सर। अकाउंट हेड जो हमारे पास होगा वो यहाँ पे आ चुका है, क्योंकि इन्वेंट्री का तो पहले से अकाउंट हेड था इसलिए हमने छेड़ा नहीं उसको, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स का अकाउंट हेड बनाना। ठीक है सर वो पीछे एक भाई पूछे थे कि इन्वेंट्री को आपने जो 3 लाख है वो से आपने जो कैश बुक उसमें क्यों नहीं लिखा? लिखा ना बेटा, वो इन्वेंट्री आप देखिए 4th एंट्री के ऊपर इन्वेंट्री 3 लाख से क्रेडिट हो रही है। ठीक है सर। अच्छा भाई यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा। सर ये तो कॉस्ट ऑफ सेल्स किस तरह सर इसका सर दोबारा करें अगर समझा दे सर। बेटा कॉस्ट ऑफ सेल्स की एंट्री ये है ना, ये बताओ कॉस्ट ऑफ सेल्स की एंट्री जो है बेटा देखो, कॉस्ट ऑफ सेल की जो एंट्री है वो ये हमने परफॉर्म किया दिस वन, ये लादा से कॉस्ट ऑफ सेल्स की एंट्री परफॉर्म्ड है। ठीक है बेटा, अब वो लेजर तो बनेंगे जो कैश बुक में है, इसका भी लेजर बनने हैं। अब क्योंकि कैश बुक में इन्वेंट्री का लेजर पहले से मौजूद था इसलिए उसको दोबारा नहीं बनाया, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल का लेजर कहीं पर नहीं था तो फिर मैंने उसको अलग से यहां पर बनाना है। बेटा बात समझ में आई? सर लेकिन उसके लिए तो जर्नल नहीं बना रहे, वो तो लेजर की क्या जरूरत है सर? जर्नल है ना बेटा, जैसे स्पेशल जर्नल ये जर्नल है, वहां पे बात खत्म नहीं होती ना, वहां से तो काम शुरू होता है कि यार ये बुक ऑफ प्राइम एंट्री है, ये इनिशियल रिकॉर्डिंग है। अब इसके बाद हम इसको आगे किस पे लेके जाएंगे बेटा? लेजर्स पे। ठीक है, तो जर्नल से ही तो लेजर बनता है, तो क्योंकि ये जर्नल में आ चुका है इसलिए इसका लेजर लाजमी बनेगा। यानी कि हमने जो कैश बुक पे चेंजिंग की है उसको प्रूफ करने के लिए या वैलिडेट करने के लिए हमने एक टी अकाउंट भी बनाया और एक जनरल भी बनाया। हाँ, ये चीज इस चेंजिंग की वजह से ही आपके पास आपका टी अकाउंट भी बना है और जनरल भी है। ठीक है सर, समझ आ गया। सर कैश की बुक और मैं सर कह रहा हूँ कैश की बुक और कैश के अकाउंट में कोई फर्क है या कोई नहीं? बेटा कैश अकाउंट और कैश बुक, जब आप कैश बुक बना लेंगे तो कैश बुक ही आपके पास आपका कैश अकाउंट होगा। ठीक है बेटा? जी सर। लेकिन अगर आपने जर्नल बनाया, पूरी रिकॉर्डिंग जर्नल पे की, तो फिर आपके पास कैश का लेजर नहीं होगा, आपको लेजर से कैश का अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है बेटा? ठीक है सर। ठीक हो? हाँ भाई यहाँ कैश बुक में है ही नहीं सर। सॉरी बेटा? सर मेन कैश बुक में तो कॉस्ट ऑफ सेल्स है ही नहीं। हाँ ना, इसीलिए मेन कैश बुक में कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं है, उसको लेजर से हमने जर्नल में लिखा, क्योंकि लिखना तो है ना। ओके सर। अच्छा भाई सारे लोग यहाँ पे, अब मुझे ये बताएं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग में कोई इजाफा हुआ है बेटा? यस सर। ठीक हो? अब ये बेटा सिर्फ बेसिक्स था, ये सिर्फ बेसिक्स जो हमने परफॉर्म की। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर कल नहीं होगा, नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम लोग सैटरडे पे करेंगे। ठीक है, सैटरडे के ऊपर मैंने आपको बताया था कि आपके पास 2 स्लॉट्स अवेलेबल हैं, एक 8 to 10 वाली, एक 10 to 12 वाली, लेकिन उसके साथ साथ रिवीजन क्लास भी करेंगे उसी टाइम पे 2 to 4। ठीक है, अब वो जो सैटरडे वाली क्लास होगी वो इसकी एडवांसमेंट होगी, यानी यूं समझें कि बेसिक बैलेंस ये होंगे, यहां से हम आप ये कहें कि इसको एडवांस करना शुरू करेंगे, आप क्रेडिट सेल भी लेकर आएंगे, क्रेडिट परचेजेस भी लेकर आएंगे, परचेजेस रिटर्न को भी देखेंगे, सेल रिटर्न को भी देखेंगे, अक्रूवल को भी देखेंगे, प्री पेमेंट्स को भी देखेंगे, उन सारी चीजों को आप उसके बीच में हम लोग सम अप करना शुरू करेंगे। रेगुलर क्लास भी लेंगे या दूसरी क्लास भी लेंगे, दोनों में लेंगे आप? मतलब आपकी जो क्लास होगी सैटरडे को 2 क्लासेस, एक रेगुलर और एक रिवीजन, वो दोनों में यही करवाएंगे इसी को? और नहीं यार, जो रेगुलर क्लास होगी उसमें अक्रूवल प्री पेमेंट करवाऊंगा। ठीक है सर। इस क्लास के बीच में आपके पास आपकी इन्हीं टॉपिक्स को अकाउंटिंग इक्वेशन से लेकर चलूंगा और एंड तक कंक्लूड करूंगा। ठीक है? ठीक है सर।
एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से रिलेटेड बुक में क्वेश्चन था, उसकी 2 ट्रांजैक्शंस की समझ नहीं आ रही थी। तब मुझे मैसेज कर दो सेपरेट। ओके सर। अल्लाह हाफिज बेटा जी। Excuse me, sir. जी जी। सर ये आज मॉर्निंग का और कल सर जो आपने मॉर्निंग में लेक्चर दिए हैं सर वो यूट्यूब पर सर आप अपलोड करवा दें सर। यार जो मेरे लेक्चर्स हुए में हैं आज और कल के, प्लीज इनको यूट्यूब पे अपलोड कर दो। सर चैनल का नाम क्या है? अल्लाह हाफिज बेटा जी। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।